हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि हम लोग एक बिहार एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सीरीज चला रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग एक क्लास 12th का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या रहने वाला है? कवित्त। कवित्त के लेखक कौन है? भूषण। तो हम लोग ये स्टार्ट करें उससे पहले क्या है कि आप लोग देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दोस्त जिनके पास साधन नहीं है कि कहीं पे कोचिंग पढ़ सकें। बिहार की एजुकेशन को के स्थिति को देखते हुए हम लोग ने किया है कि बिहार भी अब आगे बढ़े, और एजुकेशन जब इम्प्रूव होगा तो सभी अन्य फैक्टर अपने आप इम्प्रूव होते जाएंगे। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिए। और अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने चैप्टर पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पाठ का नाम क्या है? कवित्त। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भूषण। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो भूषण के बारे में जो परिचय है वो हम लोग एक अन्य वीडियो में बता चुके हैं। और अब सीधा हम लोग आएंगे कवित्त के ऊपर। तो आप लोग ने अगर वो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो दो कवित्त हैं बेसिकली इसमें। तो पहला जो इसका है क्या है? इंद्रजिमी जम्ब पर बाड़ब ज्यों अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। हम लोग भावार्थ करने वाले हैं इसका। भावार्थ जब हो जाएगा तो फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर पर भी आएंगे, और उसके बाद एक एमसीक्यू टेस्ट टाइप का भी हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो अभी भावार्थ पे चलते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति अगर आप लोग देखेंगे तो पहली पंक्ति में क्या लिखा है? इंद्रजिमी, अच्छा पेन यहां सेलेक्ट करना भूल गया मैं। हाँ, इंद्रजिमी जंब पर, इंद्र का शासन जिस प्रकार से यमराज पर है। ठीक है, इंद्रजिमी जंब पर, बाड़व ज्यों अम्ब पर, बाड़व ज्यों अम्ब पर। बाड़व क्या होता है? बेसिकली समुद्र में लगने वाली एक अग्नि है। तो समुद्र में जो अग्नि लगती है उसका जिस प्रकार से शासन किस पे? समुद्र के जल के ऊपर है। फिर क्या कहा गया है? रावण सदम्भ पर। आप लोगों को शब्दों के अर्थ का अगर ज्ञान नहीं है तो समझना मुश्किल हो जाएगा, तो शब्द का अर्थ जरूर पढ़ लिया करिए कुछ भी पढ़ने से पहले। जिस प्रकार से रावण के अभिमान के ऊपर रघुकुल राज है ना? रघुकुल, रघु के कुल का राज है, और राम थे उस समय रावण के समकालीन। फिर अगले में क्या है? पौन बरी बाह पर। ठीक है, जिस प्रकार से बादलों पर किसका नियंत्रण है? हवा का। हवा बादलों को नियंत्रित करती है। फिर क्या है? शंभु रतिनाह पर। शंभु यहाँ पे कौन? शंभु कौन है? महादेव शंकर। उनका किस पे शासन है? रतिनाह। रतिनाह कौन है? बेसिकली रति के जो पति थे ना, उसके बारे में कहा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बस ये समझ लीजिए कि कामदेव ने जब क्या किया था, शंकर जी के तप को, ध्यान को भटकाने के लिए उनके ऊपर एक कामबाण चलाया था, तो शंकर जी ने उनको भस्म कर दिया था। तो वही कहा गया है शंभु रतिनाह पर, है ना? जो सहस्त्र बाहु पर, और सहस्त्र बाहु पर किसका राज है? राम द्विजराज है। द्विज मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। सहस्त्र बाहु का युद्ध हुआ था परशुराम से। जब भी द्विज, राम द्विजराज आ जाए तो क्या हो जाएगा? परशुराम, है ना? वरना राम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से राम। तो ये वाला चीज। चलिए अगले पे चलिए। दावा द्रुम दंड पर, जिस प्रकार से जंगल की आग का नियंत्रण किस पे होता है? जंगल की लकड़ी, जंगल की जो आग होती है, सभी लकड़ियों को जो जंगल में होती है उसको क्या कर देती है? स्वाहा कर देती है, अपने नियंत्रण में ले लेती है। चीता मृग झुंड पर, और चीता जिस प्रकार से आप देखेंगे, मृग, मृग मतलब होता है बेसिकली जानवर, और हम लोग उसको हिरण मान लेते हैं, थोड़ा सा अर्थ संकोच है यहाँ पे। तो मृग का मतलब क्या होता है? जानवर। जिस प्रकार से चीता जो है जानवरों के झुंड पर, उनको उनके पीछे पड़ जाता है उनका शिकार करने के लिए। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, और जिस प्रकार से हाथियों के समूह पर एक अकेला शेर पूरा राज करता है, ठीक है, वैसे ही अब आगे देखिए, तेज तम अंश पर। तेज, जो तेज है, तम मतलब अंधकार, अंधकार के अंश पर जिस प्रकार से तेज का राज है। जैसे आप देखो कोई कमरा अंधेरा है और कोई हल्की सी उसमें रोशनी आ जाती है तो क्या हो जाता है? सब अंधकार भाग जाता है। कान्ह जिमी कंस पर, जिस प्रकार से कंस के ऊपर कान्हा कृष्ण का राज है, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मलेच्छ कौन है यहाँ पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ शिवराज, शिवाजी के बारे में बात किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, ठीक है, उनके समकालीन कौन था? और मलेच्छ मतलब होता है कोई भी ऐसा बाहरी आक्रमणकारी। तो समय मुगलों को मलेच्छ के का उपाधि दिया गया था। जितने भी मुगल राजा रहे हैं उनको मलेच्छ माना गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है?
तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इसी प्रकार से मलेच्छ वंश के ऊपर जो वीर शिवाजी थे उनका नियंत्रण था, ठीक है, और उनको रखते थे दबा के, बिल्कुल उनको नियंत्रण में रखते थे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या किसी प्रकार से जो छत्रपति शिवाजी थे उनका राज किस पर था, मलेच्छ वंश के ऊपर, बाहरी आक्रमणकारियों के ऊपर, जैसे मुगल वगैरह हो गए, इन्होंने भारत पर आक्रमण कर रखा था और भारत में युद्ध वगैरह को विस्तार देते थे और राज्य को लूटना पाटना इन सबको, तो शिवाजी ने बहुत हद तक इनको नियंत्रित कर दिया था और इनके ऊपर एक अंकुश लगा रखा था। तो पहला छंद यहाँ पे समाप्त हो गया, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब अगले छंद पर चलते हैं। और अगला छंद है अब हमारे पास, अगला कवित्व का जो भाग है वो बेसिकली छत्रसाल को लिखा गया है। पहला जो भाग था वो किसको लिखा गया था, शिवाजी के वीरता को बखान करते हुए लिखा गया था। अब ये छत्रसाल के बारे में है, ठीक है। तो भूषण ने दोनों के दरबार में बेसिकली काम किया है, छत्रपति के दरबार में भी रहे हैं और छत्रसाल के भी दरबार में, तो दोनों के प्रशंसा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो क्या लिखा है, निक्षत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, पारे तम त्योम से गैनंद के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरन के नागनिसी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवार को, प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, कालिका सिकील की कले उदेत काल को। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं कि अर्थ क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है, निक्षत म्यान ते मयूखे, मतलब जो म्यान से तलवार निकलती है ना, प्रलय भानु कैसी, देखने में कैसी लगती है, बिल्कुल एक तो प्रलय लगती है और सूरज के समान लगती है, ठीक है। पारे तम त्योम से गैनंद के जाल को, और हाथियों के जाल को इस प्रकार से छत विछत कर देती है जैसे शत्रुओं को समाप्त करके भगा रही हो, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, लागती लपकी कंठ बैरण के नागने सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन के माल को, और नागिन सी फुफकारते हुए बैरियों के गले को, नागिन सी फुफकारते हुए बैरियों के गले से जाके लग जाती है, और तलवार कैसे लगी, खचाक, गर्दन अलग, है ना। और रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, और इस प्रकार से शत्रुओं के गर्दन को, मुंड को अलग करती है, जैसे रुद्र शंकर को रिझा रही हो, जैसे मुंड का माला उनको समर्पित करने के लिए वैरियों के मुंड को काट रही हो, है ना। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी करवाल को। तो यहाँ पे जो कवि है क्या कह रहे हैं कि जो हे राजन, हे छत्रसाल, हे महाबाहुबली, मैं आपके शक्ति का कहां तक बखान करूं और आपके तलवार का कहां तक बखान करूं, जहां तक बखान किया जाएगा वहां तक इसकी प्रशंसा कम ही रहेगी, है ना। आगे फिर क्या कहा गया है, प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, कालिका सिक्किल की कलेउ देत काल को। प्रतिभट कटक कटिले केते काटी काटी, कितने शत्रुओं को काट दिया, और कैसे तलवार कर काट रही है शत्रुओं को, जैसे आप देखोगे काली स्वयं से युद्ध भूमि में उतर गई थी, है ना। और कब उतरी थी वो, आप युद्ध का आप लोग को अगर याद होगा तो एक युद्ध चल रहा था जिस समय क्या हो रहा था कि जब शत्रु का रक्त, बीज वगैरह थे उनका रक्त गिर रहा था जमीन पे, तो उससे नए राक्षस पैदा हो जा रहे थे, तो उनका आह्वान किया गया था बेसिकली कि रक्त न गिरे। उसी प्रकार से क्या बोला गया, प्रतिभट कटक कटीले के तरह काटी काटी, कालिका सी कीले की कले उदेत काल को, काली की तरह बिल्कुल शत्रुओं को काटना शुरू कर रही है और काटने के बाद उनके रक्त को खत्म कर दे रही है, और काली को जैसे कलेऊ दे रही हो, है ना। काली की तरह बिल्कुल, चंडी की तरह बिल्कुल तलवार युद्ध भूमि में अपना काम कर रही है। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये इस पाठ का सारांश आप लोग, सारांश तो क्या, इस पाठ का यहाँ पे ये खत्म हो गया, और इस पाठ का भावार्थ आप लोग समझ चुके हैं, इस कविता का भावार्थ समझ चुके हैं। अब अगले पाठ में हम लोग मिलेंगे, और उससे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जा चुका है प्रश्न उत्तर के लिए, तो आप लोग वहां जाके प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, और कभी परिचय के लिए भी एक अलग से वीडियो है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।